कैरेबियन आइलैंड का सेंट पायर टाउन। दिन था 8 मई 1902। सुबह का टाइम हो रहा था। तभी माउंट पीले में इतनी कस के एक्सप्लोजन होता है कि ये टाउन की 30,000 की आबादी कुछ मिनटों में राख में तब्दील हो जाते हैं। 30,000 लोग मारे जाते हैं। और ऐसा ही 79 AD में माउंट वेसुवियस इरप्शन करता है, इसमें कि 2 रोमन एशियन टाउन्स जलकर पूरी तरह खाक हो जाते हैं, जहाँ पे कि 16,000 लोग मारे जाते हैं। माउंट कराकाटुआ जो कि इंडोनेशिया में है, इतना भयंकर एक्सप्लोजन होता है कि उसकी आवाज 3,000 माइल्स तक जाती है, जिसकी वजह से एक बड़ी सुनामी आती है और 36,000 लोगों की मौत हो जाती है। और रिसेंटली 1985 में कोलंबिया में नेवाडो डेल रियोस में इरप्शन होता है और ये इरप्शन इतना घातक होता है कि अर्मेरो नाम का टाउन पूरी तरीके से राख में तब्दील हो जाता है। 23,000 लोगों की जान चली जाती है। वॉल्केनोस मजेस्टिक और टेरिफाइंग माउंटेन होते हैं, लेकिन ये अर्थ के जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से ज्यादा अर्थ के डायनेमिक नेचर के रिमाइंडर होते हैं कि अर्थ में वो ताकत है कि वो अपने आप को क्रिएट भी कर सकती है और डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। तो आज हम वॉल्केनोस को समझेंगे कि वॉल्केनोस क्या होते हैं, किस तरीके से वॉल्केनो फॉर्म होते हैं और आखिरकार ये इतने ज्यादा एक्सप्लोसिव नेचर के क्यों होते हैं। पहले तो हम इस शब्द की बात करते हैं वॉल्केनो। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है इसके पीछे। उस समय पर रोमन एम्पायर में इजिप्ट आता था और इजिप्ट के अंदर एक आइलैंड था। कुछ लोगों ने नोटिस करा कि उस आइलैंड में जमीन से आग निकलती है। होने लगा जो रोमन गॉड ऑफ फायर है वुल्कान, वो वहां पर रहते हैं और जब भी देवताओं को हथियार की जरूरत पड़ती है तो वो वहां पर हथियार बनाते हैं। और जब वो अपना हथियार बनाने का काम कर रहे होते हैं तब जमीन से आग निकलती है। इसी वजह से उस आइलैंड का नाम वुल्कनो पड़ा और वुल्कनो से इस कंसेप्ट को नाम मिला वोल्केनिज्म। और आज हम इस फॉर्मेशन को बोलते हैं वॉल्केनो। वैसे तो वॉल्केनो कुछ नहीं होता, बस जो कंटिनेंटल या फिर ओशियनिक क्रस्ट होती है उसमें जो क्रैक डेवलप हो जाता है, वहीं से जो मैग्मा ऊपर आती है उसे वॉल्केनो बोला जाता है। बट इसके पीछे बहुत बड़ा कंसेप्ट है। थोड़ी अभी हम अर्थ की जियोलॉजिकल फॉर्मेशन समझते हैं। अभी जहाँ पर हम रह रहे हैं ये 7 कंटिनेंटल प्लेट है और ऐसे ही ओशियन प्लेट भी हैं। कंटिनेंटल और ओशियन प्लेट के नीचे ये क्रस्ट बनता है। क्रस्ट के 100 किलोमीटर नीचे हमें एटमॉस्फेयर मिलता है, जिसे कि हम मैग्मा चैम्बर भी बोलते हैं। और ये मैग्मा चैम्बर ना तो लिक्विड होता है ना सॉलिड होता है, ये जेली लाइक सब्सटेंस यहाँ पे मिलता है हमें, मतलब कि गाढ़ा सा कुछ पदार्थ होता है। यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, जैसे कि आपने पिक्चरों में देखा हो कि लावा जमीन के अंदर होता है, ये वैसा ही सीन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जिनकी वजह से हीट बहुत होती है और जब भी यहाँ पर कोई रॉक गिरती है तो वो जल्दी से जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। और रॉक जब गिरती है तो ऊपर जरूर एक कोई सबडक्शन जोन बना होता है। समझाता हूँ, एक थ्योरी है कन्वेक्शन सेल थ्योरी। कन्वेक्शन सेल मतलब ये कि नीचे प्लूम घूम रहा है, जो वो मैग्मा है ना वो नीचे घूम रहा है। अगर 2 प्लेट के नीचे मैग्मा ऐसे घूमता है कि 2 प्लेट एक दूसरे के आसपास आ जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री, कि 2 प्लेट आपस में टकरा रही हैं। अब होता क्या है कि अगर 2 कंटिनेंटल प्लेट हैं, मतलब कि दोनों कंटिनेंटल प्लेट हैं, तो जब वो टकराएंगी तो वहां पर क्रैक डेवलप होगा। क्रैक जब डेवलप होगा तो मैग्मा को जगह मिल जाती है ऊपर आने के लिए, तो वहां से मैग्मा ऊपर निकल आता है। अगर कंटिनेंटल और ओशियनिक प्लेट होगी, क्योंकि ओशियनिक प्लेट की डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से होगा क्या कि ओशियनिक प्लेट कंटिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक कर जाएगी और जब वो सबडक करेगी तो उसका कुछ पार्ट टूट करके मैग्मा चैम्बर में गिरेगा। मैग्मा चैम्बर में जब वो गिरेगा तो रॉक डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और ऊपर मैग्मा को निकलने की जगह मिल जाएगी। आपको लग रहा होगा ये मैग्मा क्या शब्द है। मैग्मा कुछ नहीं होता, लावा को ही मैग्मा बोला जाता है। जब तक वो अर्थ के सरफेस के अंदर रहता है, जमीन के अंदर रहता है, तब तक हम उसे मैग्मा बोलते हैं और जब वो अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाता है तब हम उसे लावा बोल देते हैं। बस इतना फर्क होता है। और दूसरी होती है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंस बाउंड्री का मतलब ये कन्वेक्शन सेल के चलने से 2 प्लेट एक दूसरे से जब दूर जा रही होंगी उसे हम बोलते हैं। जब दूर जाएंगी तो बीच में जो गैप बन जाएगा वहाँ पे मैग्मा को निकलने के लिए जगह मिल जाती है, जिसकी वजह से वहाँ एक नई प्लेट की फॉर्मेशन होती है। ये ज्यादातर हमें कंटिनेंटल प्लेट में देखने को मिलता है और पैसिफिक ओशियन में हमें रिंग ऑफ फायर देखने को मिलता है। एक मतलब की पूरा रिंग बना है जहाँ पे की वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, लेकिन वो क्योंकि पानी के अंदर होते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता। ऐसा माना जाता है दुनिया की 75% वॉल्केनोस वहीं पे मौजूद है। अब होता क्या कि जब वो ऊपर हिट करता है मैग्मा तो धीरे धीरे जो लेयर होती है, चाहे कंटिनेंटल क्रस्ट हो या फिर ओशियनिक क्रस्ट हो, वो पतली होने लगती है। और एक तो कन्वेक्शन सेल अगर दूर ले जा रही होती है तो वो और थिनर होती है, जिसकी वजह से लावा को बाहर निकलने की जगह मिलती है। लावा सतह पर आता है तो ठंडा हो जाता है और एक नया लैंडफॉर्म क्रिएट कर लेता है। इसी की वजह से हमें देखने को मिलता है कि ओशियनिक प्लेट सबसे पुरानी होने के बावजूद उनकी उम्र कम होती है, क्योंकि जो पुरानी प्लेट है वो एक तरफ सबडक करती जा रही है और बीच में नई प्लेट वही बनती जा रही है। इसी वजह से इसकी जो एज होती है वो कम होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कन्वर्जेंस बाउंड्री मार्जिन और डाइवर्जेंस बाउंड्री मार्जिन पे ही ज्यादातर वॉल्केनोस देखने को मिलती हैं।
और ये भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से माउंटेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जो आप देखते हो कि एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर से आग निकल रही है, वो कैसे बनता है? देखिए, होता क्या है कि जब रॉक डिसइंटीग्रेट होकर के मैग्मा चैम्बर में जाती है, अगर वो 50-70 किलोमीटर कुछ गई नीचे, तो क्योंकि ज्यादा वो डिसइंटीग्रेट नहीं कर पाएगी, वहां पे ज्यादा उतनी गर्मी नहीं होगी, उसे अच्छी तरीके से पतला कर दे। जब वो मैग्मा ऊपर आएगा, स्टिकी नेचर का होगा, ऊपर आने में उसे ज्यादा तकलीफ होगी और कभी कभी ऊपर आने में वो जमा भी हो जाता है। ऐसे ही जब बाहर वो निकलते जाते हैं तो लेयर बनाते जाते हैं, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि हमें वॉल्केनिक माउंटेन देखने को मिलते हैं। अब यही जो रॉक 70 से 100 किलोमीटर के बीच में गई थी, यही 150 से 200 किलोमीटर के अगर नीचे गई होती तो इतनी ज्यादा ये थिनर हो जाती जैसे कि पानी होता है। तो जब ये बाहर आता तो बड़ी आराम से बह के चला जाता, कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो हमने पहले केस लिया था जिसमें कि लावा स्टिकी नेचर का होता है, क्योंकि रॉक अच्छी तरीके से डिसइंटीग्रेट नहीं होती है, ये वाले ना एक्सप्लोजन बहुत करते हैं। लावा की निकलने की जगह होती है ना, उसे वेंट पाइप बोला जाता है। तो ये वेंट पाइप में फंस जाते हैं और कभी कभी वहीं पे ठंडे भी हो जाते हैं नीचे से। और ऐसा ही स्टिकी नेचर का लावा जब ऊपर आता है तो वो जोर लगाता है। जब जोर लगाता है तो इतनी कस के वहाँ पे एक्सप्लोजन होता है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया माउंट कराकाटोआ, जहाँ पे की बड़ी सुनामी आई और 36,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और वॉल्केनोज बहुत सारे लैंडफॉर्म भी बनाती है और बहुत इंपॉर्टेंट वैसे फीचर है ये अर्थ का। जैसे कि अभी हम इंडिया का डक्कन प्लेट्यू देखते हैं, ये पहले से डेक्कन प्लेट्यू हमारे पास नहीं था। इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से जुड़ी थी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया प्लेट पहले एक में आपस में जुड़े थे, लेकिन जब वो अफ्रीकन प्लेट से अलग होती है तो इंडिया से ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग होकर के निकल जाती है। और जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही थी तो बीच में एक रीयूनियन हॉटस्पॉट था, जिसकी वजह से इंडियन प्लेट में छेद करके वॉल्केनो ऊपर जमा होने लगा। इतना जमा हुआ कि आज हमारे पास डेक्कन प्लेट्यू है। तो बहुत सारे प्लेट्यूज हैं जिन्हें कि वॉल्केनो बनाता है, बहुत सारे माउंटेन हैं जो कि वॉल्केनोस बनाते हैं, और आइलैंड भी हैं, आपने सुन रखे होंगे बहुत सारे वॉल्केनिक आइलैंड होते हैं। तो वॉल्केनो का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी अर्थ की जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में। ना केवल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में, बल्कि वॉल्केनो का जो सब्सटेंस हमें मिलता है उससे हमें ये भी पता लगता है कि नीचे अर्थ के क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि अभी हम ज़्यादा गड्ढा खोद के नहीं जा सकते अंदर, तो एथनोस्फीयर से जो चीज़ें बाहर आती हैं उन्हें हम स्टडी करते हैं और हमें पता लग जाता है कि अर्थ के अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारी गैसेस बाहर निकल के आते हैं। और बड़ी दिलचस्प बात आपको बताता हूँ, जरा सोचिए कि अगर ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो टेम्परेचर कम होगा या फिर टेम्परेचर बढ़ेगा? आप अपना आंसर तैयार करिए, मैं बताता हूँ टेम्परेचर घटेगा। क्योंकि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है बहुत सारी गैसेस निकलती हैं और एसेस निकलते हैं, तो जो एरोसोल्स निकलते हैं उनकी वजह से टेम्परेचर कम होगा। इसी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है जब ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन हो। और जहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसकी सॉइल बहुत अच्छी होती है, जैसे कि हमारे डक्कन प्लेट्यू की सॉइल बहुत ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। और भी वॉल्केनोस अलग अलग जोग्राफिकल फीचर्स को फॉर्म करते हैं, जैसे कि कैल्ड्रा हो गया। कैल्ड्रा कुछ नहीं होता, वॉल्केनो जब एक्सटेंट हो जाता है तो वहाँ पे गड्ढा सा बन जाता है, जो हवा होती है उसे इरोड कर देती है, वहाँ पे पानी भर जाता है, वो हमें एक लेक की तरह नजर आता है, तो उसे हम कैल्ड्रा बोलते हैं। और लास्ट एंड इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द वॉल्केनो कि हमें जितनी भी रॉक्स आज हमें दिख रही हैं उसी की वजह से हैं। जब वो लावा बाहर आता है तो इग्नियस रॉक बन जाती है। इन्हीं में जब केमिकल और फिजिकल चेंज होता है तो हमें मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक देखने को मिलती है।